हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्रीलिम्स को यार अब बहुत कम समय बचा है एंड आई एम श्योर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ी एंजाइटी हो रही होगी कि जो पढ़ा हुआ है वो याद है कि नहीं, कितना पता नहीं एग्जाम में काम आएगा। प्रीलिम्स का पेपर आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसमें ना काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं कि कितना रिस्क लिया जाए, है ना, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें उतना आइडिया नहीं होता और हम 100% उनके बारे में श्योर नहीं होते और हमको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करने, अदरवाइज हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो बात आती है कि हम इस रिस्क को ऑप्टिमाइज कैसे करें। मतलब ऐसा कोई तो तरीका होगा, कोई तो माइंडसेट हम रख सकते हैं सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज दिस रिस्क। तो ये वीडियो मैं इसी बात पे एड्रेस करूंगा। पीवाईक्यूज की हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज रिस्क इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। देखिए, कोई भी तरीका फुल प्रूफ नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं ये भी कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं होने वाला है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि जब भी हम क्वेश्चंस को देखें तो हम किन किन डायमेंशंस में सोच सकें, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, है ना। बचपन में आपने देखा होगा कि जब हम जैसे हमको जब पढ़ाया गया इंग्लिश सबसे पहले, तो हमको रटवाया गया था कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर ऐसे करके कैट। तो ए फॉर एप्पल ही तो खाली नहीं होता, बी फॉर बॉय तो खाली नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं अब आगे, वो एक इंडिकेटिव गाइडलाइंस है सो दैट यू नो कि किन डायमेंशंस में आप सोच सकते हो। इट मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल इन द सेम फैशन इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हमको समझ में आना चाहिए, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमें उस डायरेक्शन में देखना जरूर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काफी सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के ना वो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको यहां दिखाना चाहूंगा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर। तो 100 मिलियन फार्मर से संबंधित कुछ पूछा गया है। आइए पढ़ते हैं कि क्या ये जो ऑप्शंस हैं कहते हैं। इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सिलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द फूड एंड वाटर सिस्टम्स दैट आर नेट जीरो कार्बन पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। काफी ब्रॉड स्टेटमेंट है ये, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। मतलब आप एग्रीकल्चर से संबंधित दुनिया जहां में 50 चीजें कर सकते हैं टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, और यहां पे क्या है, बड़ा सा गोल दे दिया है सस्टेनेबिलिटी का, ठीक है। काफी ब्रॉड स्टेटमेंट है, ये हमको यहां पे समझना जरूरी है। दूसरा देखते हैं, इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एटसेट्रा इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि यार इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, तो ये इसका सबसेट ही होगा। अल्टीमेटली दिस इज सबसेट ओनली। यहां पे फार्मर रेजिलियंस हम बढ़ा रहे हैं, ये ब्रॉडर है, और ये एक छोटा सा उसका पार्ट है। यहां भी हम ऑर्गेनिक जा रहे हैं और यहां भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यार इन दोनों में तो यार मुझे लगता है कि दिस इज फार ब्रॉडर स्टेटमेंट, ये ज्यादा बड़ा ब्रॉडर स्टेटमेंट है, तो शायद ये ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर मुझे गैस करना हुआ तो शायद मैं इसकी तरफ जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट, कि जब भी हम ऐसे ऑप्शंस को देखें, थोड़ा सा देखें लैंग्वेज कैसे फ्रेम हुई है। इसको देखते हैं, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म fully integrated with service providers and built on blockchain that lets, मतलब ब्लॉकचेन मतलब समझ जाओ आपकी यूपीएससी अब आपके संग मस्ती कर रहा है, that lets buyers, sellers and parties trade fertilizers quickly and securely। अब आपको खूब पता है कि जो फर्टिलाइजर है कि वो उसका आसान फिट इतना आसानी से ट्रेड नहीं होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट इनपुट है वो फार्मर्स के लिए। तो इतना ओपनली, क्विकली, सिक्योरली अगर हम इसको करेंगे, और ऊपर से ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, मतलब ये स्टेटमेंट अगर जब मैंने इसको पढ़ा था पहली बार भी तो अजीब सा लगा था। यहां पे भी देखते हैं, और बहुत स्पेसिफिक भी है ये। इट इज ए प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ एनकरेजिंग फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और कंसोर्टियम्स, thus facilitating the access to global open market to sell their products। This is also something that we have to understand कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचना हमारी कंट्री में आपको खूब पता है ना, काफी सारी चीजें हैं, काफी तरह से वो कंट्रोल भी होता है, और ग्लोबल एक्सेस की बात किस लेवल पे चल रही है। डिप्लोमेसी में एक बड़ा मुद्दा होता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज को कैसे ग्लोबल एक्सेस दिया जाए, और इसको खाली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर देना अगेन बड़ा मतलब आई वुड से फार फेस्ट आइडिया थोड़ा सा यहां पे नजर आता है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि अगर मैं इन चारों चीजों को देखूं तो ये दो काफी क्लोज हैं, और इसमें ये इसका सबसेट, और ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि यार जो काफी स्पेसिफिक नहीं है। 100 मिलियन फार्मर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी से थोड़ा दूर है।
तो अब इस क्वेश्चंस में मैं बस आपसे ये कहूंगा कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखिए लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में मैं ये देखूंगा कि क्या इसका सबसेट बन रहा है, क्या ये ऐसा कोई बगैर स्टेटमेंट है, क्या थोड़ा फर्जीवाड़े की बात हो रही है, ऐसा कुछ है तो आई विल बी गोइंग विद दिस ऑप्शन। और यहां पे ये रिस्क जरूरी हो जाता है लेना, ऐसे क्वेश्चंस में जरूर लेना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी हम आप 7-8 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने मेरी डायरी में भी लिखा हुआ था कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस पे कैसे सोचना है जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेचुरली ये क्वेश्चन पेपर तो मेरे लिए नए हैं क्योंकि अभी के हैं, बट उस समय भी मैंने अपने लिए रूल्स बनाए हुए थे, मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट वेट फॉर सर्टेन टाइम। फिर इसको देखते हैं। द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटेंशन इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब ये क्या है, वाइड स्प्रेड, ध्यान से देखना, इसको भी देखना आप। वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस in agriculture and large scale commercial farming with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may result in the loss of good ecosystem। तो बेसिकली मोनोकल्चर, एग्रीकल्चर में कुछ खराब प्रैक्टिसेज हैं, उसकी वजह से इकोसिस्टम खराब हो रहा है। अब आप ये देखिए, fears of a possible collision of a meteoroid with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused mass extinction ऑफ दिस स्पीशीज। इतना मतलब स्टोरी से समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी थोड़ा प्ले कर रहा है। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग देयर कल्टीवेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच मे कॉज द डिसअपीयरेंस ऑफ गुड नेटिव। अब इसको देखते हैं जरा, एक मिनट देखिए आप, क्या हुआ है, मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, और उससे भी क्या हुआ है, लॉस ऑफ गुड इकोसिस्टम। और यहां पे है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और उससे भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ गुड इकोसिस्टम, दैट इज फूड डाइवर्सिटी। अगेन दोनों बहुत आई वुड से सिमिलर से हैं, है ना। तो हमको यह समझना चाहिए, अगेन इस चीज को देखेंगे। और यह है मास एक्सटेंशन और है गुड इकोसिस्टम। मतलब मास एक्सटेंशन वाली फील तो यहां पे नहीं आ रही है, गुड इकोसिस्टम जगह जगह पे उसकी बात कर रहा है और दोनों काफी सिमिलर है। अगर आप देखें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस, वैसा ही तो कुछ है कि अगर हम इसी को हर जगह कर दें तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए आई विल नॉट बी गोइंग विद दिस ऑप्शन। अब इसको देखते हैं, मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटिव नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन। अब ये सबसे ब्रॉड है इन सब में, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ये तो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है, राम कहानी कह रहा है, बट दिस इज समथिंग दैट इज ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। क्योंकि अगर आप इसकी बात करेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, तो एग्रीकल्चर भी आ गया, मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस भी आ गई। अगर आप इसकी बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स की, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम की, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये भी कवर कर गया। दिस इज ब्रॉडेस्ट देम ऑफ ऑल। तो आई विल बी परहैप्स गोइंग विद दिस वन। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक्चुअल एग्जामिनेशन में इट माइट जस्ट बी पॉसिबल कि यार हर जगह ही ना लगे। इसका पर्पस समझना बहुत जरूरी है कि मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं। पर्पस सिंपल ये है कि ये भी एक फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं जरा देख लूं इस चीज को कि यार ये सिमिलर से ही तो हैं ये दोनों, और ये इन दोनों का सबसेट है। मतलब ये दोनों चीज इसका सबसेट ही होंगी, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। मोनोकल्चरल, लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, ये भी तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। लिखा हुआ है पॉल्यूशन, ग्लोबल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये भी डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये सबसे बड़ा है, ये एक नैरो इन्होंने कर दिया एग्रीकल्चर की ओर। तो इससे मेरे को हिंट मिलना चाहिए कि यार बड़ी चीज की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यही मैं आपसे बस कहना चाह रहा था कि हमको इफ डायमेंशन में सोच लेना चाहिए। तो अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो मैं ये जरूर देखूंगा कि मैं कुछ लॉजिक के संग कम अप कर पाऊं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं छोड़ सकता एग्जामिनेशन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चीज इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करूं, एंड दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर मेंस आल्सो। मेंस में एट टाइम्स यू आर गिवन सर्टेन क्वेश्चंस वेयर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट डज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मींस। तो वहां पे क्या करना चाहिए, उस कीवर्ड का ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, recently the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discuss the context of which one of the following। पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर, हाइड्रोपावर से संबंधित बात हो रही है तो मतलब एनर्जी की कोई बात होगी। पंप्ड स्टोरेज तो स्टोरेज की कुछ बात होनी चाहिए। ऑप्शन आप देखेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज समथिंग जो सबसे ज्यादा क्लोज लग रहा है, जिसमें एनर्जी भी है, जिसमें स्टोरेज भी है। अब एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है कि आंसर हो या ना हो, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, लेकिन दिस इज समथिंग जहां मैं रिस्क लूंगा। क्योंकि यार देखो, अगर मैंने इन क्वेश्चंस पे भी रिस्क नहीं लिए, जहां पे 20-25% प्रोबेबिलिटी है, जहां पे मुझे मैचिंग समझ में आ रही है, तो मैं मतलब अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सेफ खेल रहा हूं। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, आप मेरे को थोड़े मिनट और दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऐसे ही रूल्स मैंने अपने लिए भी बनाए हुए थे जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था, ठीक है। सिमिलरली आप इसको देखिए,
membranes bioreactors are often discussed in the context of, अब membrane is something जो हम सबको पता है, आरओ में भी यूज होती है, सब जगह यूज होती है, जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो सबसे पास मेरे को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नजर आता है जो फिल्ट्रेशन के आसपास की बात करता है, तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा इस ऑप्शन के संग। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी मैं इस कीवर्ड को ब्रेक डाउन कर रहा हूं और कोई भी ऑप्शन मेरे को उससे पास नजर आ रहा है, मैं वो अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए रिस्क बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। बिकॉज क्योंकि 25% चांस है, ऐसा नहीं है कि देयर आर 3 स्टेट्स में और हर स्टेट में मुझे लगाना पड़ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। 25% चांस है, ऑल्सो मतलब प्रोबेबिलिटी है, एंड ऑल्सो चूंकि मैं कुछ लॉजिक के संग कम अप कर आ पा रहा हूं, मैंने यार कुछ तो ऐसे ही निगेट कर दी है ना, मतलब काफी प्रोबेबिलिटी मैंने बढ़ा ली, तो मुझे यहां पे रिस्क लेना ही लेना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपसे बात कह रहा था। सिमिलरली आप इसको देखिए, कुछ एक्शंस दे रखे हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर इज रिक्वायर्ड। एक्सेलेरोमीटर का मतलब, अब बचपन में हमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ स्पीड जो होता है। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ स्पीड कहां कहां हो रही है, बस यही समझ लेते हैं। ये मैंने कीवर्ड को तोड़ा एक्सेलरोमीटर को, मुझे नहीं पता वो कैसे काम करता है, बट मुझे ये पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और एक्सेलेरोमीटर है तो मतलब ये चीज को डिटेक्ट कर रहा होगा, किसी चीज का मीटर का मतलब यही होता है, उसको माप रहा है, मेजर कर रहा है। तो देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। तो ये तो डेफिनेटली अगर कोलिजन हो रहा है और जोर से कार रुक रही है तो वेलोसिटी और स्पीड तो उसकी चेंज हो ही रही है, तो वो तो डिटेक्ट करेगा ही करेगा एक्सेलेरोमीटर, चेंज इन वेलोसिटी। तो दिस मे बी द राइट आंसर। फिर डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ समथिंग लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। अब ये भी आप देखिए, अगर कोई हार्ड डिस्क गिर रही है ऊपर से ऐसे करके, और तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी और वो जीरो हो जाएगी अचानक से आके। अगेन देयर इज चेंज इन स्पीड, सडनली कुछ वो जीरो पे आ रहा है, अगेन एक्सेलेरोमीटर इज समथिंग दैट विल डिटेक्ट इट। अब मैं लॉजिक लगा रहा हूं। फिर डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑन डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। अब ये भी आप देख सकते हैं कि अगर जैसे मैं इस तरह मैंने मोबाइल रखा हुआ है, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूं तो डेफिनेटली आई एम चेंजिंग द पोजीशन एंड नेचुरली द स्पीड ऑफ द मोबाइल भले ही बहुत कम हो रही होगी, तो उसको इतना सेंसिटिव भी बनाया गया होगा कि वो उतना सेंसिटिव जो चेंजेस हैं उसको रिकॉर्ड कर ले। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस पे जाएं तो हमेशा उस कीवर्ड के आसपास खेलें, और मैं इन क्वेश्चंस पे रिस्क लूंगा क्योंकि आई एम एबल टू कम अप विद सम लॉजिक, सम एक्सप्लेनेशन, इवन दो मैंने एक्सेलेरोमीटर अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा है क्या काम करता है एग्जैक्टली, बट मुझे पता है कि यार ये इसका मतलब ये हो सकता है। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अब देखिए बॉम्बार्डमेंट है तो कुछ ना कुछ वेपन की बात होगी, ऑर्बिटल है तो ऑर्बिट से संबंधित बात होगी। अगर हम इन ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से तो आई थिंक बहुत क्लियर हो जाएगा कि आंसर कौन सा पास है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कीवर्ड को तोड़ने पे हमको ध्यान देना है। कुछ समझ में कुछ है ना, कई बार होता है कि हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यार ये तो मैंने पढ़ाई नहीं एक्सेलेरोमीटर, यही नहीं करना है। मेरा इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यार ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, नहीं है। मेरा बस तरीका आपको इस पर्पस ये है इस वीडियो को बताने का, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चंस देख के रिएक्ट कैसे करना है, कि कीवर्ड है नहीं समझ, कीवर्ड को तोड़ के मैं देखता हूं। यहां पे मैं स्टेटमेंट को देखता हूं कि यार ये स्टेटमेंट किसी का सबसेट और सेट तो नहीं बन रहे, ये है, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा लेकिन कुछ क्वेश्चंस में लग भी सकता है। इट मे हेल्प यू टू एलिमिनेट द ऑप्शन, ऐसी हम बात कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, अब क्लियरली कॉस्ट से संबंधित कुछ बात आनी चाहिए, और ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन तो हमको छोड़ने नहीं है बहुत आसानी से, स्पेशली इस तरह का लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, एफर्ट्स पुट इन बाय, कंट्रीब्यूशन, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म डैमेज समथिंग दैट इज मोर क्लोज टू कॉस्ट, जो कॉस्ट की बात हो रही है, तो मैं इस क्वेश्चन को मार्क करूंगा। बहुत सिंपल बात है, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते हैं, यहां पे बिल्कुल वाजिब है रिस्क लेना, बिकॉज यू आर एबल टू कम अप विद सम लॉजिक, सम एक्सप्लेनेशन। क्या हुआ, ग्रीन वॉशिंग, अब हम पढ़ते ही पढ़ते आई वॉश हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई वो आई वॉश हो गई, मतलब फर्जी इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो उसी संबंधित कुछ बात होगा, कुछ फर्जियापे की बात होगी। अब पढ़ लीजिए, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट, इग्नोरिंग द डिजास्टर इकोलॉजी एंड मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें कौन सी वाली चीज फर्जियापे के सबसे ज्यादा क्लोज है, एंड दैट विल बी योर आंसर। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कीवर्ड को ब्रेक डाउन जरूर करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा एक बार में तो ऐसा बस छोड़ नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है, यही लर्निंग है इस वीडियो की। और किन डायमेंशन में देखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक मैं आपको बता दिया कि कीवर्ड को तोड़िए, एक बता दिया आपको कि आप थोड़ा सा स्टेटमेंट के सेट और सबसेट को देखिए, कौन सा बिगर है, कौन सा छोटा है, कौन सा उसके आसपास ही है। जैसा मैंने आपको यहां पे बताया था
है ना, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। और देखिए दिस इज, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको, अब आप बोलेंगे सर आपको हाइंडसाइट में ही, देखिए अब मेरे लिए तो हाइंडसाइट ही होगी ना भाई, क्योंकि मैं तो प्रीलिम्स सब दे नहीं रहा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्या यार पेपर उठा के देखते हैं, और जो मैं पहले करता था मैं देखता हूं कि क्या वो अभी भी उतना ही एप्लीकेबल है। तो देखिए मतलब बात ये कि लॉजिक वैसे ही चलते रहते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, टेक बिट मोर रिस्क इफ यू आर गेटिंग आइडिया बाय नेम, गो फॉर इट। इफ यू आर गेटिंग आइडिया बाय नेम, जैसे मैंने कहा ना कुछ नाम में अगर समझ में आ रहा है, जैसे वो क्वेश्चन था एनर्जी स्टोरेज, या वो बायोरिएक्टर वाला क्वेश्चन था मेम्ब्रेन वाला। इफ यू आर गेटिंग सम आइडिया इन एबीसीडी टाइप क्वेश्चन, ये भी मैंने लिखा हुआ है कि एबीसीडी टाइप जो क्वेश्चन, एबीसीडी मतलब जिनमें आंसर एबीसीडी में ही होना है, गो फॉर इट। सिंपल मतलब है क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड हियर आई नीड नॉट डिकोड स्टेटमेंट 1 2 3 और सबका करूंगा तब आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है ओनली 1 ओनली 2। तो ये एबीसीडी वाले क्वेश्चंस तो भाई बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैन यू निगेट द ऑप्शन। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि गोल्डन रूल, इफ यू आर गेटिंग एनी आइडिया बाय द टर्म नेम मस्ट मार्क दिस, वही जो मैं आपको बताया। और देखो ये क्वेश्चन भी यहां पे कुछ लिखा हुआ है थर्मोन्यूक्लियर वाला, मतलब जो मैंने इसको प्रैक्टिस कर रहा हूं तो इसमें कोई क्वेश्चन रहा होगा और वो क्वेश्चन की लर्निंग मैंने यहां पे लिखी हुई है, गोल्डन रूल। सेम चीज है कीवर्ड वाली। सिमिलरली यहां देखिए, कैन यू निगेट द ऑप्शन, क्योंकि कई बार चीजें इतनी ब्रॉड लिखी हुई होती हैं जिसको निगेट करने के लिए ना बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है, मैट्रिक होती है हमको देखने की कि क्या उतना आसान है उस स्टेटमेंट को निगेट करना। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि जनरली जो कन्वेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, गो फॉर ऑल इन जनरल एज इट इज डिफिकल्ट फॉर एग्जामिनर टू मेक ऑप्शन एक्सक्लूडिंग इट। मतलब ये मैंने अपने हिसाब से ये माइंडसेट डेवलप किया था कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो यार ब्रॉडली किस तरह का पैटर्न है स्टेटमेंट मेक करने का, वही मैं आपको कह रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इन फैक्टर्स रिलेटेड कॉजेज थिंक वेरी वाइड। कई बार क्या होता था कि मैं ना कहता ना इस तरह का कॉज क्या है, इस तरह का ये क्या है, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा छोटा सोचता था। तो मैंने देखा कि नहीं, आई हैव टू अडॉप्ट सिस्टम अप्रोच। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का अप्रोच आपको पता ही है कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि क्या ये सारे एलिमेंट इसमें कुछ इंपैक्ट डाल रहे हैं, उसका आंसर ना करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यू हैव टू प्रूव इट कि वो उसका इंपैक्ट नहीं कर रहा है। ये मैं बस आपसे बात कहना चाह रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपको? यही आपको ये बात है समझनी चाहिए कि ऐसे रूल्स, ऐसे लॉजिक आपको बनाने और खुद बनाने। मैं तो बस आपको तरीका बता रहा हूं कि दिस इज हाउ यू कैन थिंक, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट करेंगे या अभी पीवाईक्यू के आप एनालिसिस अपनी कर रहे होंगे, तो ऐसे कुछ लॉजिक अपने लिए बनाइए और पीवाईक्यू पे उनको टेस्ट करिए। ठीक है, देखिए कैन यू निगेट इट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal property, some mushroom have bioluminescent property। अब this is something, some mushroom, अब आपको अगर इसको निगेट करना है कि नहीं इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, कितनी रिसर्च लगेगी। यही मैं आपसे कह रहा था जो यहां पे लिखा हुआ है, कैन यू निगेट द ऑप्शन। ये भी एक तरीका होता है कि कितना आसान होगा ये निगेट करना। इससे भी आप देखो तो कितना, और ये यूपीएससी को कितनी बार इस्तेमाल किया इस तरह के फ्रिजेस को। यहां पे देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो द एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। अब ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको निगेट करने के लिए कि ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं बॉइलिंग पॉइंट के वाटर वाले, उस पर कितना रिसर्च लगेगा। एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है और उसका कोई साइंटिफिक स्टडी है, अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि निगेट करने की डिफिकल्टी जितनी होती चली जाएगी कि यार निगेट इसको करना मुश्किल है, उतना ही आसान है उस क्वेश्चन को सही मान लेना, और उसी से अगर आप करोगे तो आपके आंसर आते हैं। ये भी देखो, है ना, देखो ये देखो कि नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। ठीक है, सिमिलरली नो ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। तो आप देखेंगे ना, तो मतलब एक भी अगर आप चीज ऐसी इसमें करेंगे कि यार जिसमें मतलब ये नहीं कर सकता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और वो प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक हमेशा ये सोचा करो कि यार इसको निगेट करना कितना आसान होगा। ठीक है, तो निगेट करना जितना आसान है उतना ही वो ऑप्शन आसान है, निगेट करना जितना डिफिकल्ट है आप मान सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है। इसलिए जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उसको जरूर आप थोड़ा ध्यान दिया करिए। ठीक है, फिर जो भी चीज हमारे कॉमन सेंस को अपील नहीं करती है ना,
वो यार वो हम उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम वहां पे अब देखो स्टेटमेंट देखो गगन के ऊपर, यूएस सिस्टम ऑफ ग्राउंड एक्शंस टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू गगन। अब ये देखो, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये मतलब लॉजिकल तो नहीं है ना कि हमने कोई चीज बना दी, अब उसका केवल एक ही जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे, और जो इतना पॉपुलराइज हुआ मिशन है जिसके बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट मतलब फर्जी स्टेटमेंट है। और ये यूपीएससी सिंटैक्स बहुत बार यूज करता है टू मेक दैट स्टेटमेंट ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि उसको कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, तो वो ये लिख देगा बट नॉट इन अदर, बट नॉट इन दिस। तो ये सिंटैक्स भी इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना चाहिए। Similarly, which organization has enacted the NRL, Nature Restoration Law, to tackle climate change and biodiversity loss? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो करंट अफेयर उतना पढ़ भी नहीं रहा प्रीलिम्स के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो यही सोचना है कि यार ये लॉ भी बना सकते हैं क्या? ये वर्ल्ड बैंक का लॉ आपने सुना क्या जिंदगी में? आपने लॉ सुना क्या एफएओ का? आपने लॉ सुना क्या ओईसीडी का? हमको पता है कि इनोवेशन काम क्या है, बट यूरोपियन यूनियन इज समथिंग जो लॉ बनाती है, जो रेगुलेशंस बनाती है। अरे जीडीपीआर रेगुलेशंस क्या है जिसकी हम इतनी बात करते हैं, एथिक्स में प्राइवेसी की बात करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी की बात करते हैं, तो रेगुलेशंस ही तो हैं जो यूरोपियन यूनियन ने बनाए हैं। तो वो मेरे को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यार मेरे को साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये बाकी चीज तो लॉ बना ही नहीं सकती। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ सकता। दिस इज हाउ यू ऑप्टिमाइज रिस्क, कि यार कुछ लॉजिक ऐसा आ रहा है जिससे मेरा आंसर आ रहा है, आई विल गो विद इट, ठीक है, समझ में। और ये लॉजिक आप ट्रेन करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करें। अभी भी 7-8-9 दिन बचे हुए हैं, आप लगातार पीवाईक्यू सॉल्व करिए। मेक श्योर यू आर अलाइनिंग योर थॉट प्रोसेस विद हाउ यूपीएससी इज फ्रेमिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, आईएलओ कन्वेंशन 138 और 182 आर रिलेटेड टू। अब 130 और 182 किसको याद होना है? आपको याद है, मेरे को याद है, और हमको याद भी नहीं है। ऑप्शन तो देख लो, वही है क्वेश्चन देखा। अब 130 182 याद है कि नहीं? क्या मैं छोड़ दूं इस क्वेश्चन को? छोड़ेंगे नहीं, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं, ऑप्शन तो पढ़ लो, हो पता आसान हो ना। कई बार ये होता है कि व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चन, यार 130 182 किसको याद होगा, और बस छोड़ दो उसको, भाग जाओ यहां से। भागना नहीं है, मुकाबला करना है। और देखिए, चाइल्ड लेबर है, एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस है, और जेंडर पैरिटी है। अब यार आईएलओ लेबर ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित ज्यादा काम करेगा, मतलब कौन ज्यादा क्लोजेस्ट होगा इससे? तो मैं चाइल्ड लेबर पे रिस्क लूंगा, चाहे मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि दिस इज हाउ यू ऑप्टिमाइज रिस्क, जहां पे लॉजिक इतना स्ट्रांगली अगर आपको नजर आ रहा है, मुझे इस क्वेश्चन में आ रहा है, आपको पता किसी और क्वेश्चन में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि ये आपका सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो तो वो किसी और क्वेश्चन में चमके। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो चीजें भाई मेरे लिए कॉमन सेंस है, हो सकता है किसी के लिए स्पेशलाइज नॉलेज हो, या वाइसा वर्सा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट थिंग इज कि हम क्वेश्चन देख के छोड़ेंगे नहीं, हम थोड़ा ऑप्शंस को देखने का ट्राई करेंगे, वो जरूरी है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आइसोथर्म के आए हुए हैं, ठीक है। अब सपोज हम सोचें कि यार आइसोथर्म पे क्वेश्चन है और मुझे ना याद होना ही होना चाहिए, वो जो दे रखा है ना एनसीईआरटी में जो मैप दे रखा है, वो मैप को याद करने की कोशिश करता हूं, और अब याद नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़ देता हूं। यही गलती नहीं करनी है कि क्वेश्चन देख के क्वेश्चन छोड़ना नहीं। आइसोथर्म मेरे को याद नहीं आया, अप्लाई और ब्रेन की, यार मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, आइसोथर्म पहले तो अगर को ये तो पता होना चाहिए आइसोथर्म होता क्या है, ठीक है। ये तो पता है कि यार वो लाइंस होती हैं जो कनेक्ट करती हैं जहां पे इक्वल टेम्परेचर होता है, इतना तो समझ में आना चाहिए। और नहीं तो आइसोथर्म थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके भी समझ सकते हैं। डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन, टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, तो कह रहा है थर्मल मैप्स में जनवरी में। अब ये हम सबको पता है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं, मरीन एरियाज होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा देर से ठंडे होते हैं, देर से गर्म होते हैं। सिमिलरली जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, समझ में आता है ना। कॉन्टिनेंटली का फैक्टर तो हमको पढ़ा ही होगा। तो यार अगर मेरे को ये लाइन, ये सपोज कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इधर कॉन्टिनेंट है और इधर शायद ओशियन है, ठीक है, और यहां पे अगर मैं कुछ एक टेम्परेचर पे चल रहा हूं, जैसे आइसोथर्म की कोई लाइन है, इमेजिन करो बस, और जब मैं इसको ओशियन पे क्रॉस कर रहा हूं, है ना, तो मुझे पता ओशन तो इससे ज्यादा गर्म ही होगा। ये तो खूब पता है, इंडिया में अभी जो कोस्टल एरिया वहां ठंड कहां पड़ती है, ये तो रीजन है उसका, तो ये गर्म ही होगा। अब सेम टेम्परेचर इस गर्म पानी में लाने के लिए थोड़ा सा नॉर्थ की ओर तो जाना पड़ेगा ना, पोल की ओर जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सेम इन जनरल पूरे ओशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा ठंडक की ओर बढ़ेंगे, बस वैसा ही है। तो सेम टेम्परेचर ओशन में लाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, यही समझ में आना चाहिए। और कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे तो सेम टेम्परेचर थोड़ा होता है इक्वेटर की ओर मिल जाए आपको, क्योंकि यहां पे और ठंडा ठंडा होता हुआ चला जाएगा बगैर कॉन्टिनेंटली। आप ऐसा दिमाग लगाएंगे, आपका उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन में।
तो अगर मुझे वो ग्राफ याद नहीं है तो छोड़ना नहीं है, दिमाग लगाना है कि यार आइसोथर्म होता क्या है, एक्चुअल में मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये तो आई थिंक गलत ही दे रखा है इसने, कोल्ड कोल्ड तो होता नहीं है, ये वहीं से उत्तर आ जाएगा। बट मैं तो आपको दिमाग लगाने की बात कर रहा हूं कि अगर वो ग्राफ मेरे को याद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आई विल जस्ट लीव द क्वेश्चन। बस मेरा यही आपसे कहना चाहना कि वहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि यार आइसोथर्म ऑपरेट कैसे करता है, थोड़ा पेन पेपर लेके सॉल्व करेंगे। केवल ऐसे सोचते रहोगे ना मन ही मन में, तो यहां पे दिमाग में 50 चीजें बन जाती हैं विच विल मेक योर जॉब मोर डिफिकल्ट। वो नहीं करना है। इस तरह से कुछ पेपर पे पेन कॉपी चलाना, लॉजिक लगा के कोशिश करना, आपका काम आसान हो जाएगा, हवा में मत सोचना। ठीक है, तो इस तरह की बात हम यहां पे कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब और मतलब ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो हाउ वी कैन फर्दर ऑप्टिमाइज अवर रिस्क इज कि कुछ एरियाज होते हैं जहां हम थोड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे मेरे केस में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट थोड़े स्ट्रांग एरिया थे, तो यहां पे मैं रिस्क ज्यादा लेता था। वहीं कोई क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर टाइप का आ जाए, कोई पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आ जाए, तो यार मुझको उतना आइडिया ही नहीं है कि मैं वहां पर रिस्क लूं। दिस मे बी डिफरेंट फॉर यू। आपको हो सकता है कि हिस्ट्री अच्छे से आती हो, आपको पता है कि और सब्जेक्ट अच्छे से आता हो, वहां पे रिस्क ज्यादा ले सकते हैं आप, कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हम कोई नंबर चेंज ना करें कि यार लास्ट ईयर 94 किया, इस बार तो 93 करूंगा कम से कम, या 95 करूंगा या 96 करूंगा। वी शुड नॉट चेंज एनी नंबर इन द एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब क्योंकि ऐसा करने से ना आप ना कई बार उन क्वेश्चंस को मार्क करके आएंगे जो आपको मार्क करने ही नहीं थे। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये क्वेश्चन मार्क करना था या ये क्वेश्चन तो मुझे छोड़ के ही नहीं आना था? ऐसे क्वेश्चन भैया मैं तो छोड़ के नहीं आऊंगा ना, आपको बोलूंगा। तो क्यों, हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये इसी फ्रेमवर्क से डिसाइड होंगे, और ये फ्रेमवर्क आप खुद डेवलप करोगे अपने लिए। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे कि ये जैसे मैंने अपने लिए बना रखे थे रूल्स, ठीक है, ऐसे आप अपने रूल्स बनाइए एंड प्रैक्टिस दोज रूल्स ऑन पीवाईक्यू। यार मैं तो कह रहा हूं डेली बेसिस पे कम से कम 2 घंटे आप पीवाईक्यू संग बैठिए, सॉल्व करिए, अलाइन योर माइंड कि वो कैसे काम करता है। ऐसे रूल्स खुद लिखिए और खुद, क्योंकि मेरे कहने पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं करके आओगे until unless you derive that confidence। और मैं कहूंगा भी कि बिल्कुल मत करना मेरे कहने पे मार्क, आपको खुद को वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इस तरह के रूल्स बनाएंगे और उसको पीवाईक्यूज पे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू ऑप्टिमाइज रिस्क। ठीक है, 50-50% अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें 100% आप श्योर हो कि उसमें ही आपके उत्तर फाइनल आंसर होने वाला है, आइदर ए और बी, ऑलवेज मार्क दैट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, हाउ आई गॉट 63 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 64 इन माय प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो जरूर देखना। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि 50-50% वाले क्वेश्चंस में अपनी जो एफिशिएंसी को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो जरूर आप देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको जरूर अटेम्प्ट करना है, इवन तो हमको ए और बी के बीच में उत्तर भी नहीं पता है। मतलब अगर आपको पता है कि उत्तर ए और बी में आना, सी और डी में उत्तर नहीं है, तो ए बी में अगर आपको नहीं पता तो तुक्का मार दो, और मेक श्योर कि ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी का हो जैसे 50-50% की बकेट है। इस बात के बारे में थोड़ा और देखने के लिए वो वीडियो जरूर देखना, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। उन क्वेश्चंस, दिस इज हाउ यू ऑप्टिमाइज रिस्क। जो भी मैंने डिस्कस किया है, द पर्पज ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन इज टू टेल यू कि यार एट टाइम्स क्वेश्चंस हमको नहीं पता होंगे, बट हमको उन क्वेश्चन से भागना नहीं है। हमको ये 4-5 फ्रेमवर्क लगा के देखने, आप अपने भी डेवलप कर सकते हैं, उनको लगा के देखना है। हो सकता है कि सारे फ्रेमवर्क उस पर काम ना करें, कोई और फ्रेमवर्क काम करे, बट दैट इज हाउ यूपीएससी क्वेश्चन पेपर इज। बट हमको छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है उस क्वेश्चन से। दिस इज व्हाट हमको जो समझ में आने की जरूरत है। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और काफी इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से, क्योंकि पेपर भी अब ऐसा ही है, पहले से ही ऐसा था। हमेशा कुछ क्वेश्चंस में आपको गैस वर्क करना ही होता है, और गैस वर्क तो नहीं कहूंगा, थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस करके आपको काम करना ही होता है, इवन दो यू डोंट नो द आंसर। और मेंस में भी ऐसा है, केवल इसी में नहीं है, मेंस में भी काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। और दिस इज हाउ द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इज। ठीक है, कल मैं ना डिस्कस कर रहा था किसी से, तो मतलब वाइफ से कर रहा था, मैं आपको बोलता हूँ, और वो वाइफ ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन केवल नॉलेज का टेस्ट थोड़े ना है, ये टेम्परामेंट का भी टेस्ट है। ठीक है, तो ये बड़ी बात थी, मतलब मेरे को ऐसा हिट हुई कि यार कितनी बड़ी बात है कि जब हम प्रीलिम्स में बैठे हुए हैं तो हमारा टेम्परामेंट भी टेस्ट हो रहा है कि हम कितना कामली सोच सकते हैं, कितना। अब जैसे ये आईएलओ वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इसको छोड़ के आ जाऊं तो यार मैं खुद पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहा हूं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये टेम्परामेंट का भी क्वेश्चन है कि यार पढ़ तो लूं नीचे क्या लिखा हुआ है, तो तुरंत क्वेश्चन देके भागना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा काम रहना है। एंजाइटी होगी, बिल्कुल होगी, बट किसको नहीं होती। विराट कोहली ने कल ही बोला है कि यार आई लव प्रेशर सिचुएशन, प्रेशर ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ मी।
द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि यार हर किसी की लाइफ में प्रेशर है ना, और कोई भी चीज 100% सर्टेनिटी से हम डील नहीं कर सकते। इट इज नॉट जस्ट पॉसिबल, लाइफ इसी का नाम है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वी आर डूइंग व्हाट वी कैन कंट्रोल, और वही हमको करना है। तो माइंडसेट थोड़ा सा काम रखिएगा प्रीलिम्स के पेपर में, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रीडिंग क्वेश्चंस बेटर, ठीक है। क्योंकि अगर माइंडसेट सही नहीं है ना, थोड़ा हिला हुआ है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्वेश्चन गलत पढ़ लोगे यार। और मैं बता रहा हूं, काटो तो खून नहीं वाली हालत होती है जब आपका जो क्वेश्चन हमको 100% आता है और वो मैं गलत करके आ रहा हूं। वो नहीं करूंगा, वो एकदम प्रण लेके जाइए कि मैं आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आऊंगा ही नहीं। आई विल बी काम। कुछ नहीं है तो प्राणायाम करिए 15 मिनट ना, वो सांस ऊपर नीचे करिए, इट रियली हेल्प, ठीक है। मतलब मैं खुद करता था तो मुझे काफी बेनिफिट इससे हुआ। तो ये मैं आपको बोलूंगा, काम माइंड रखिए। काम माइंड रखेंगे तो फैक्ट्स का रिकॉल आसान हो जाएगा, है ना। जो आपने शायद 1 महीने पहले पढ़ा होगा उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिकॉल आसान हो जाएगा। काम माइंड होगा तो ऐसे लॉजिक लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, नहीं तो दिमाग में ऐसा चलता रहेगा ना, गड़बड़ कराओगे, OMR गलत मार्क कर दोगे, ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं, इन सबके संग योर बिगेस्ट वेपन इज काम माइंड। माइंड को थोड़ा काम रखना, क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट है, यस डिफिकल्ट है, अनसर्टेन है, यस अनसर्टेन है, अनफेयर है। मैं तो कहता हूं यस अनफेयर भी है काफी हद तक, बट हमको इसी से डील करना है। हम तो ऐसा करके तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे हाथ में ये नहीं है, ठीक है। आई थिंक विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और इन चीजों को आप प्रैक्टिस करके अप्लाई करना, ऐसे बस अप्लाई मत करना। मेक श्योर यू फाइंड योर ओन रूल्स एंड प्रैक्टिस देम ऑन द PYQs बिफोर यू यूज देम इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। डिस्क्लेमर है जो आपको देना चाहता हूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।